प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसका इंट्रो हम लोग सीख चुके थे। ओम का नियम भी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? ओम का नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस पढ़ना है या प्रतिरोध पढ़ना है? क्या पढ़ना है भाई? तो आज हम लोगों को रेजिस्टेंस पढ़ना है या प्रतिरोध पढ़ना है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेजिस्टेंस कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? एक लाइन की परिभाषा, जैसे ओम के नियम से हम लोगों को मिला क्या था? एक्चुअल में ओम का नियम हम लोगों को मिला था B=IR, जहाँ पे R हम लोगों ने लिखा था कि ये चालक का प्रतिरोध होता है, तो R=B/I यहाँ पे हमको मिल सकता है। सिंपल वे में आप यह भी कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल वे में अगर परिभाषा आपको बतानी है तो यह भी कह सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कि किसी चालक में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक प्रतिरोध कहलाता है। कारक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, ये सिंपल वे में आप एक लाइन की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चालक में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसको ग्रीक अक्षर से नोट करते हैं। और ग्रीक अक्षर में ये बनता कैसे है? कुछ इस तरीके से, ओम। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। ठीक, अब आप लिख क्या सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं हम लोग कि R= क्या होगा? B/I होगा। R= क्या होगा? B/I होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपको कहाँ से मिला, तो आप सीख सकते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से। ठीक, अब यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं? यदि B=1 वोल्ट, B बराबर क्या हो? 1 वोल्ट हो, I बराबर क्या हो? 1 एम्पियर हो, तो जब B और I का मान 1 हो जाएगा, तो एटलीस्ट हमको जो है R की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी? R की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और चूंकि इसका मात्रक ओम होता है, तो R= क्या मिल जाएगा? 1 ओम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 ओम मिल जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी पेपर में आपसे सिर्फ 1 ओम की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप क्या बताएंगे? इधर साइड लाइन में लिख लेंगे कि 1 ओम वह प्रतिरोध है जो किसी चालक में किसी
चालक में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। करने पर प्राप्त होता है। ये हो गई 1 ओम की परिभाषा। किसकी परिभाषा हो गई? 1 ओम की परिभाषा हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है भाई? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे। तो अगले स्टेप पर क्या चलेंगे? प्रतिरोध की निर्भरता सीखेंगे। यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होता है ये किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रतिरोध की निर्भरता। अब ये प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है? तो ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये आएगा ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, किन चीजों पर निर्भर करता है? ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है जो चालक हम ले रहे हैं उसकी लेंथ पर यानी लंबाई पर। दूसरा जो हम चालक ले रहे हैं उसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जैसे ये इसकी लंबाई हो गई। अब ये जो एरिया होगा इसको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं। तीसरा जो डिपेंड करता है वो उस पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि चालक हमारा, कंडक्टर हमारा जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा कि जो है प्रतिरोध कैसा होगा। तो प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करता है? 3 कारकों पर। पहला क्या है? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर। दूसरा क्या है? चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। तीसरा क्या है भाई? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ये 3 ऐसे कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब उसका मान कम होगा या ज्यादा होगा, वो इन्हीं 3 चीजों पर निर्भर करेगा। अच्छा, कैसे निर्भर करता है? तो ये तो प्रकृति बताएगी भाई कि उसका नेचर कैसा है। नेचर पे हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बट इसमें होता क्या है कि ये जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है, जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये व्युत्क्रमानुपाती हो। कैसे होता है, डिपेंडेंस को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे होगा क्या, हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L इक्वेशन 1 मान लेंगे, अब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसको मान लेंगे 2, इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब 1 व 2 को साथ में ले लेंगे। 1 व 2 को जब हम साथ में ले लेंगे तो हमारा होगा क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L अपान A। R प्रोपोर्शनल क्या मिल जाएगा, L अपान A मिल जाएगा। ध्यान देंगे, इसको जब हम हटाएंगे, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो R इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू मिलेगा रो L अपान A। R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रो L अपान में A मिल जाएगा। अब ये रो क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, जहां रो एक नियतांक है, रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो एक नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां से अगर हम देखें तो हमको रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, रो इज इक्वल टू मिलेगा R A अपान में L मिल जाएगा। रो इज इक्वल टू मिल जाएगा R A अपान L। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, R का मान एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकता है लेंथ और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के आधार पर, बट जो रो होता है, रो की वैल्यू फिक्स होती है। रो की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। मीन्स अगर तार हमारा आयरन का बना है तो वो आयरन का तार चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, सबके लिए रो का मान क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही लेकिन R का मान क्या होगा, डिफर होगा। अब थोड़ा सा और इसके बारे में सीखते हैं। जो हमारा रो है, रो का मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, R का ओम हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, बट्टे में मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, रो इज इक्वल टू R A अपान L। अब ये R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपान में ये हो गया। ठीक, इतना हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे इससे आगे, इससे आगे चलते हैं तो NCERT की किताब में एक्चुअल में होता क्या है कि चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, तो हमने इस चैप्टर के उन क्वेश्चनों को भी उठाया है। और सबसे पहले आपको ये क्या मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है भाई, विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पथ जिसमें विद्युत धारा का सतत प्रवाह हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसा पथ जिसमें विद्युत धारा का क्या हो रहा हो, सतत प्रवाह हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कि एक कोई क्लोज्ड सर्किट बनी हो, एक कोई क्या बनी हो, क्लोज्ड सर्किट बनी हो, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है भाई, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो हम लोग क्या बताएंगे। हमने इसी जब पार्ट 1 देख रहे थे तो पार्ट 1 की क्लास में हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है कि 1 एम्पियर
वह विद्युत धारा है, विद्युत धारा है जो एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को किसी चालक ने, किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। बस सिंपल परिभाषा लिखनी थी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 3 कह रहा है एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ये हम उस चैप्टर में जब पार्ट 1 की क्लास हम लोग कर रहे थे तो हमने आपको सिखाया था। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना होगी भैया? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलाम आवेश की रचना करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे और कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में ये भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चनों को हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे कि क्या कह रहा है भाई, कैसे क्या चीज है। पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ध्यान दीजिए, हमको किसी ऐसे ऑपरेटर्स का नाम बताना है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की को बनाए रखने में या सिरों पर विभवांतर, सॉरी यहाँ धारा नहीं विभवांतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विभवांतर की बात कर रहा है। विभवांतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें विभवांतर की बात करनी है, यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल हो जाएगा। इसका आंसर बैटरी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैटरी भी हो जाएगा। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ये क्या करेगा? परिपथ में विभवांतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर हम बात करें तो आंसर नंबर 2 के लिए हमें क्या देखना होगा भाई? सबसे पहले आंसर नंबर 2 के लिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा। कह रहा है ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? 1 वोल्ट है। अब इसका हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के होना क्या चाहिए कि जो हमारे दोनों बिंदु हैं, इसका तात्पर्य क्या हो गया कि परिपथ में जो हमारे 2 बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम कोई आवेश ले जा रहे हैं तो किया गया जो कार्य है, आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, कार्य और आवेश का रेशियो हमें 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अगर हमें 1 मिल रहा है तभी क्या हो जाएगा? 1 होगा। अदरवाइज अगर आप परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर
बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये पूरा हमने एज इट इज डिफिनेशन टाइप में लिख दिया है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे और इसी के हिसाब से आंसर नंबर 3 भी यहाँ पे सबमिट करेंगे। कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? हमको क्या दिया हुआ है? B इक्वल टू दिया हुआ है 6 वोल्ट, B इक्वल टू दिया हुआ है 6 वोल्ट, Q इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलाम, हमको निकालना है U। अच्छा चलो भाई, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल में आ जाएंगे तो जो भी दिया हुआ था एक बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? हम लोगों को दिया हुआ था B बराबर दिया हुआ है 6 वोल्ट, Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम। हमसे क्या कह रहा है कि हमको U निकालना है। अब अभी तक तो हम लोगों ने U का कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा, हमसे इसमें उन्होंने U पूछ लिया। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि B बराबर होता है W/Q, यानी वर्क अपान आवेश होता है। अब जो कार्य होता है, किया गया कार्य ही ऊर्जा के तुल्य होता है, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा U, अब U इक्वल टू हो जाएगा BQ। तो W इक्वल टू U, B का मान है 6, Q का मान है 1। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? U इक्वल टू मिल जाएगा 6 जूल। क्या मिल जाएगा? 6 जूल मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। किसके लिए हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हो गया। तो ये हम लोगों ने सीखा, जो हमारी बुक के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे उनका क्या आंसर होगा, इसको हम लोगों ने आसानी से सीखा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमको क्या सीखना है। अब आगे हमको ये बना हुआ है कि अगर हमारे पास में कोई विद्युत परिपथ है, अब हमने उसको बुक पे ड्रा किया है, तो जब बुक में हम लोग ड्रा करते हैं तो अलग अलग सिंबल बने होते हैं। हम उन सिंबलों को देख करके कैसे जानेंगे कि ये क्या चीज़ है? तो इधर आपका सिंबल है और इधर इन सिंबलों का नाम लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। हम लोग इनको क्या करेंगे? बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला सिंबल बना हुआ है जिसमें 2 पैरेलल लाइन खींची हुई हैं, एक थोड़ी सी बड़ी है, एक स्मॉल है, एक पे प्लस एक पे माइनस लिखा हुआ है। यानी कि अगर ऐसे प्लस और माइनस इस टाइप का सिंबल बना हुआ है तो ये हमको क्या बताएगा कि ये विद्युत सेल है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। अब ऐसे ही प्लस माइनस वाले सेल, कई सारे सेल एक साथ में जब जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सेलों का संयोजन। अब इसी सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है, बीच में कुछ खाली है। तो खाली का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी ओपन स्विच है। कैसी स्विच है? ओपन स्विच है, यानी कि यहाँ पे सर्किट भी ओपन होगा, परिपथ क्या होगा? खुला होगा। अभी इसमें धारा नहीं बह रही होगी, स्विच ऑन नहीं है, स्विच क्या है? ऑफ हो गई है, खुली प्लग कुंजी है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली जो है, देख बीच में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो ये बीच वाला पॉइंट हमको बताएगा कि यहाँ पे हमारा परिपथ कंप्लीट हो चुका है, यानी स्विच ऑन कर दी गई है, परिपथ बंद हो चुका है। अगला ये जो परिपथ बना हुआ एज अ टी बना हुआ है, क्या बना हुआ है? टी। अब टी के बाद में यहाँ पे एक पॉइंट भी बना हुआ है, ये हमको क्या बताता है कि यहाँ पे 2 तार जोड़े गए हैं। जैसे जब आप लोग घरों के वायरिंग करते हैं तो ऐसे मान लीजिए मेन लाइन लेकर के जा रहे थे, अब आपको यहाँ पे कोई बोर्ड लगाना हुआ तो इससे हम लोग तार निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे संधि बन जाती है। वही अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे संधि है। नेक्स्ट देखेंगे, और बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं। ये अगर 2 तार क्रॉस कर रहे हैं और दोनों बीच में जुड़े नहीं हैं, जुड़ेंगे तो ऐसे डाट लग जाएगा, और नहीं जुड़े हुए हैं तो एक तार को हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। इसका मतलब दोनों तार पास पास से गुजरे तो हैं, लेकिन दोनों तारों को काट करके साथ में जोड़ा नहीं गया है। विद्युत बल्ब बनाना हो तो चाहे ये बनाइए तो चाहे ये वाला बनाइए, आपका विद्युत बल्ब बन जाएगा। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, किसी को प्रतिरोध भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध कैसे होगा भैया? ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक।
ये क्या करता है, इसमें प्रतिरोध का मान बदलता रहता है, जिससे परिपथ में धारा का मान फिक्स रहता है। तो ये जो धारा नियंत्रक होता है, इसमें रेजिस्टेंस बना करके इसके ऊपर तीर लगा देते हैं, अदरवाइज ऐसे एक तीर घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रक हो जाएगा। एमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर ये क्या है भैया, वोल्ट मीटर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अमीटर है धारा मापने की इकाई, अमीटर क्या है, धारा मापने की इकाई। धारा मापने का यंत्र है, इकाई नहीं, सॉरी। अब ये क्या है, विभव मापने की इकाई, विभव मापने का, यानी ऐसे प्लस माइनस करके बीच में ए लिखा हुआ है तो वो एमीटर होगा, प्लस माइनस करके बीच में बी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, वोल्ट मीटर हो गया। तो आपको परिपथ में जब भी आप कोई परिपथ बनाएंगे आपको इतने सारे सिंबल देखने को मिलेंगे, जिसके आधार पर हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा सिंबल कब के लिए यूज होगा। ठीक, अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होगा ये दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। एक क्या होगा, समांतर क्रम। एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी परिपथ में हमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करने होते हैं, तो जब हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो कब किस तरीके से जोड़ा जाएगा, तो कौन सा क्रम होगा, उसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे श्रेणी क्रम। सबसे पहले क्या सीखेंगे, श्रेणी क्रम सीखेंगे। तो श्रेणी क्रम की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में इसको सीखेंगे। ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में होता क्या है भाई, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में दोनों पेन है बोर्ड के, तो इनको ऐसे जोड़ा जाए, मतलब इसके पहले सिरे से इसका, इसके दूसरे सिरे से इसका पहला सिरा जोड़ा जाए, फिर इसके दूसरे सिरे से ऐसे कोई तीसरा ला करके इसका पहला सिरा जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। कौन सा संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, दूसरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंतिम सिरा। अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम मान लेंगे क्या, क्या मानेंगे भाई, ये लो पलट लेते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका फोटो ड्रा कर लेते हैं भाई। 3 प्रतिरोध हैं हमारे पास में। पहला क्या है, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा R2 हो गया, ये क्या हो गया R3 हो गया। अब इनको कैसे जोड़ा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये इनको किसी सेल से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ा गया, किसी सेल से जोड़ा गया। ये है R1। ओ, ये पूरा फिगर गलत हो गया। हम लोग श्रेणी क्रम बना रहे थे, हमने जोड़ दिया किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ दिया। वही तो हम कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ी हो रही है। चलिए भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक्चुअल में होगा क्या कि ये हमारा क्या हो गया R1 हो गया, फिर इसी के दूसरे सिरे से हमारा R2 जुड़ गया, इसी के अगले सिरे से हमारा क्या जुड़ गया R3 जुड़ गया। इन लोगों को ला करके किसी सेल से जोड़ दिया गया। इन लोगों को ला करके किससे जोड़ दिया गया, किसी सेल से जोड़ दिया गया। यहाँ पे एक कुंजी लगा दी गई, यहाँ पे एक कुंजी लगा दी गई। कुंजी जब बंद की गई तो ये पॉजिटिव सिरा सेल का होगा, ये निगेटिव सिरा होगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया R3। R1 के सिरों का जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा V1, R2 के सिरों का विभवांतर V2, R3 के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। ये जो टोटल है इसका विभवांतर V होगा। इसमें जो धारा बहेगी, क्योंकि धारा ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है। इस धारा का मान क्या होगा I होगा। इस धारा का मान क्या होगा I होगा। तो ऐसे आपको एक फोटो बना लेना है। फोटो बनाने के बाद में फिर आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमें V1, V2, V3 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3 हो जाएगा। अब इन सबको हम कहाँ से लिखें भैया, ओम के नियम से। ओम के नियम से इतना लिखने के बाद में फिर हम क्या लिखेंगे कि यदि सेल का कुल विभवांतर B हो तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो B बराबर हो जाएगा IR। इसको मान लेंगे 2 और जैसे ही इसको हम 2 मानेंगे हम लिखेंगे क्या 1 व 2 से। क्या लिखेंगे 1 व 2 से। 2 से ई हो इधर हो गया IR, I सब में था यहाँ कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में हो जाएगा R3, I से I कैंसिल, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस में R3 हो जाएगा। ठीक,
R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। यानी कि जब हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे, किस क्रम की बात करेंगे, श्रेणी क्रम की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब इसका जो सेकंड वाला है समांतर क्रम, कौन सा है, समांतर क्रम। क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हमको रिलेट करके पढ़ना है, तो इसका श्रेणी क्रम हम आज वाली क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं, समांतर क्रम इसके बाद वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही सीखना है। हम जब समांतर क्रम पढ़ा लेंगे तो हम आपको यह भी बताएंगे कि किस क्रम में, यानी कैसा संयोजन करेंगे तो हमें एक ही प्रकार के प्रतिरोध से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, जो आपके लिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की क्लास में यही तक, अगली क्लास में जल्द ही आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी।